सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला हो जिसे इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस पा सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ। अब सोचिए, ये फॉर्मूला कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी। जी हाँ, यही फॉर्मूला नेपोलियन हिल ने अपनी किताब द लॉ ऑफ सक्सेस में लिखा है और आज हम इसी किताब का पूरा समरी आपके लिए लाए हैं। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि हर चैप्टर में एक ऐसा सक्सेस की है जो आपकी सोच बदल देगा। चैप्टर 1, द मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट या टैलेंटेड क्यों ना हो, अकेले अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता। अकेले की सोच हमेशा लिमिटेड रहती है, लेकिन जैसे ही दो या उससे ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए साथ आते हैं और अपनी एनर्जी और आइडियाज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वहां एक नई पावर पैदा होती है। यही पावर है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड सिर्फ दोस्तों का ग्रुप नहीं है, ये एक ऐसा अलायंस है जहां हर व्यक्ति अपनी बेस्ट स्किल और नॉलेज लेकर आता है और सब मिलकर उस गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। जब लोग मिलकर सोचते हैं तो उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाती है जो अकेले पॉसिबल ही नहीं होता। हिल ने इसे इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर किया है। जैसे एक अकेली बैटरी की शक्ति लिमिटेड होती है, लेकिन जब कई बैटरीज एक साथ जुड़ जाती हैं तो एक बड़ा करंट बनता है जो बहुत बड़ी मशीनों को चला सकता है। ठीक वैसे ही जब माइंड्स एक साथ जुड़ते हैं तो आइडियाज और क्रिएटिविटी का करंट बहता है जो बड़े से बड़ा गोल अचीव कर सकता है। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास ब्रिलियंट आइडियाज हैं लेकिन कैपिटल नहीं। अब आप एक ऐसे पार्टनर से जुड़ते हैं जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सिर्फ पैसे और आइडियाज से काम नहीं चलता। आपको मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग स्किल्स चाहिए, तो आप एक तीसरे पार्टनर को ऐड करते हैं जिसके पास मार्केटिंग का टैलेंट है। अब आप 3 लोग मिलकर एक ऐसा पावर हाउस बन जाते हैं जहां आइडियाज, पैसे और मार्केटिंग तीनों मिलकर बिजनेस को ग्रो करते हैं। यही है मास्टरमाइंड की असली ताकत। हिस्ट्री में भी यह प्रिंसिपल बार बार साबित हुआ है। हेनरी फोर्ड ने जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया तो उसके पीछे मास्टरमाइंड का ही सीक्रेट था। फोर्ड अकेले जीनियस नहीं थे, उनके आसपास थॉमस एडिसन जैसे इन्वेंटर्स और हार्वी फायरस्टोन जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने नई नई स्ट्रेटजीज बनाई। उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस ने वो काम कर दिखाया जो अकेले फोर्ड कभी नहीं कर सकते थे। मास्टरमाइंड सिर्फ बिजनेस या करियर तक सीमित नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी ये उतना ही पावरफुल है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर्स हों जो हर टाइम आपको पॉजिटिव सपोर्ट दें, आपके आइडियाज पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें और आपके साथ मिलकर सॉल्यूशन सोचें, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। इसी वजह से हिल कहते हैं कि आपका एनवायरनमेंट और आपका सर्कल ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर है। लेकिन यहां एक बड़ी बात समझनी होगी, मास्टरमाइंड तब तक काम नहीं करता जब तक ग्रुप के हर मेंबर का कॉमन पर्पस क्लियर ना हो। अगर 3 लोग 3 अलग अलग डायरेक्शंस में खींचेंगे तो एनर्जी बिखर जाएगी। इमेजिन कीजिए, एक नाव में 3 लोग बैठे हैं और हर कोई अपनी अपनी तरफ से पैडलिंग कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। क्या नाव आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। वही हाल मास्टरमाइंड का है। अगर ग्रुप का एक डेफिनेट एम नहीं होगा तो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए नेपोलियन हिल बार बार एम्फसाइज करते हैं कि मास्टरमाइंड तभी पावरफुल है जब सब लोग एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हों, और ये अलाइनमेंट तभी पॉसिबल है जब आपके पास खुद का एक क्लियर और डेफिनेट एम हो। अब सवाल ये है, अगर मास्टरमाइंड की ताकत को कामयाब बनाना है तो सबसे पहले आपके पास अपना पर्सनल एम होना चाहिए। लेकिन वो एम कैसा हो और उसे डिफाइन करने का सही तरीका क्या है, यही है अगला चैप्टर। चैप्टर 2, अ डेफिनेट चीफ एम। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस कभी भी एक्सीडेंटल नहीं होती, ये हमेशा एक स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य यानी डेफिनेट चीफ एम का नतीजा होती है। अगर इंसान के पास डायरेक्शन ही नहीं है तो वो जिंदगी भर बिना किसी डेस्टिनेशन के घूमता रहता है। सोचिए, अगर आप बिना एड्रेस के किसी टैक्सी में बैठ जाएं और ड्राइवर से कहें बस चलो, तो क्या आप वहां पहुंच पाएंगे जहां आपको जाना है? बिल्कुल नहीं। ड्राइवर भी कंफ्यूज होगा और आप भी। लाइफ में भी यही होता है। जिन लोगों का कोई क्लियर एम नहीं होता वो जिंदगी के ट्रैफिक में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जहां उन्हें जाना चाहिए वहां कभी नहीं पहुंच पाते।
नेपोलियन हिल का मानना है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का एक चीफ एम चुनना चाहिए। ये एम आपके पूरे जीवन का डायरेक्शन तय करता है। चीफ एम सिर्फ एक विश नहीं, बल्कि एक पावरफुल गोल होता है जिसे आप हर हाल में अचीव करना चाहते हैं। अब सवाल है, चीफ एम डिफाइन कैसे करें? हिल ने इसके लिए एक सिंपल टेक्निक दी है। स्टेप 1, अपना एम लिखिए। आपका गोल सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि पेपर पर होना चाहिए। जब आप उसे लिखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रांगली फीड होता है। स्टेप 2, उस एम को हर दिन पढ़िए। मॉर्निंग और नाइट में उसे जोर से पढ़िए। ये डेली रिमाइंडर आपके दिमाग को उसी दिशा में फोकस कर देता है। आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लगता है। स्टेप 3, उस एम के साथ प्लान बनाइए। सिर्फ लिखना और पढ़ना काफी नहीं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाइए। मान लीजिए एक स्टूडेंट का सपना है कि वो IAS ऑफिसर बने। उसने अपना एम लिख दिया, मैं 2028 तक IAS ऑफिसर बनूंगा। अब हर दिन वो इस एम को पढ़ता है। धीरे धीरे उसकी हैबिट्स उसी एम के हिसाब से बदलने लगती हैं। वो डिस्ट्रैक्शन छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करने लगता है। उसकी डेली रूटीन, उसके दोस्त, यहां तक कि उसकी बुक्स भी उसी दिशा में अलाइन होने लगती हैं। आखिरकार वो अपने डेफिनेट एम तक पहुंच जाता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जिन लोगों के पास डेफिनेट एम नहीं होता, वो लाइफ में ड्रिफ्ट करते रहते हैं। वो दूसरों की सोच और हालातों के कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन जिनके पास एक शार्प एम होता है, वो दूसरों को इंस्पायर करते हैं और खुद अपनी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। हिल एक और महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, आपका चीफ एम सेल्फिश नहीं होना चाहिए। वो एम ऐसा होना चाहिए जिससे सोसाइटी या दूसरों को भी बेनिफिट हो, तभी उसका इम्पैक्ट और भी पावरफुल होगा। हिस्ट्री में देखें तो हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक क्लियर एम था। महात्मा गांधी का एम था भारत को आजाद कराना। थॉमस एडिसन का एम था लाइट को हर घर तक पहुंचाना। इन एम्स ने ही उनकी जिंदगी की डायरेक्शन और उनके डिसीजंस तय किए। अब एक और बात, आपका एम जितना बड़ा और इंस्पायरिंग होगा, उतना ही आपकी एनर्जी और डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगा। छोटे एम से छोटी मोटिवेशन मिलती है, लेकिन बड़ा एम आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। लेकिन नेपोलियन हिल ये भी कहते हैं कि सिर्फ एम रखना काफी नहीं है। एम को रियलिटी में बदलने के लिए सबसे जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो आपका एम सिर्फ कागज पर लिखा सपना बनकर रह जाएगा। चैप्टर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है। यही डर उसे अपॉर्चुनिटीज से दूर कर देता है। डर की वजह से लोग रिस्क नहीं लेते, अपनी स्किल्स को यूज नहीं करते और अक्सर एवरेज जिंदगी जीते रहते हैं। अब इस डर को हराने का एक ही तरीका है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको वो करेज देता है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानने देता। यह आपकी पर्सनैलिटी को चमकाता है, आपकी आवाज को ताकत देता है और आपके डिसीजंस को क्लियर बनाता है। हिल एक सिंपल सवाल पूछते हैं, अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो दुनिया आप पर कैसे भरोसा करेगी? यह सच है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आपके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करती है। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आप पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन अब सवाल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे करें? नेपोलियन हिल ने इसके लिए एक पावरफुल तरीका बताया है, जिसे कहते हैं ऑटो सजेशन टेक्निक। इसका मतलब है खुद को हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, जैसे मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मेरे अंदर सक्सेस पाने की पूरी ताकत है। ये सिंपल सेंटेंसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सिग्नल देते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड इन्हें सच मानने लगता है और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है तो आपकी सोच, हैबिट्स और एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में बदल जाते हैं। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लड़का था जो हर बार एग्जाम से पहले डर जाता था। उसके मन में यही चलता रहता, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और जैसा वो सोचता था वैसा ही होता था। लेकिन जब उसने ऑटो सजेशन टेक्निक अडॉप्ट की तो उसने खुद से रोज कहना शुरू किया, मैं काल्म हूं, मैं तैयारी पूरी करूंगा, मैं एग्जाम क्लियर करूंगा। शुरू में उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग का डर कम होने लगा। कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने लगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ एग्जाम या करियर तक ही लिमिटेड नहीं है, यह आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप और सोशल सर्कल में भी उतना ही जरूरी है। इमेजिन कीजिए,
दो लोग इंटरव्यू में जाते हैं। एक के पास बहुत नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं, दूसरा एवरेज नॉलेज वाला है लेकिन कॉन्फिडेंट है। कौन ज्यादा चांसेस रखता है सिलेक्ट होने के? जवाब ऑब्वियस है, कॉन्फिडेंट इंसान, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपके वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज को पावर देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से डेवलप होती है। कोई भी इंसान पैदा होते ही कॉन्फिडेंट नहीं होता। हर कोई इसे एक्सपीरियंस, छोटे छोटे अचीवमेंट्स और डेली प्रैक्टिस से बिल्ड करता है। इसलिए हर दिन खुद को पॉजिटिव सजेशंस दीजिए, छोटे गोल्स अचीव कीजिए और धीरे धीरे बड़े गोल्स के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको ग्राउंडेड रखता है, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अब आपके पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंस से सफलता नहीं मिलती। सक्सेस का एक और बड़ा सीक्रेट है पैसे को संभालने और सेविंग की हैबिट। आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस और वेल्थ बिल्डिंग का क्या कनेक्शन है, यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 4, द हैबिट ऑफ सेविंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमाने पर तो फोकस करते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं जानते। वो हर महीने पूरी इनकम खर्च कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। लेकिन सच्चाई ये है कि अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन लोगों के पास आती हैं जिनके पास पैसे और डिसिप्लिन दोनों होते हैं। यही कारण है कि हिल सेविंग की हैबिट को सक्सेस का एक महत्वपूर्ण लॉ मानते हैं। अब यहां एक गलती लोग अक्सर करते हैं। वो सोचते हैं कि सेविंग मतलब पैसा जोड़कर बैंक में रखना ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर काम आए। लेकिन हिल कहते हैं, सेविंग सिर्फ पैसा कलेक्ट करने का काम नहीं करती, बल्कि ये आपके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाती है और यही डिसिप्लिन आगे चलकर वेल्थ क्रिएट करता है। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी इनकम का 10% भी रेगुलरली सेव करता है तो धीरे धीरे वो एक ऐसी आदत बना लेता है जो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस देती है। ये कॉन्फिडेंस उसे नए रिस्क्स लेने और नए अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में मदद करती है। मान लीजिए, एक व्यक्ति हर महीने सिर्फ 1000 रुपये सेव करता है। पहले साल में उसे लगेगा कि ये बहुत कम है, लेकिन अगर वो इसे 10 साल तक कंसिस्टेंटली करता है और उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से वही अमाउंट लाखों में बदल सकता है। यह है सेविंग की असली ताकत। हिल बताते हैं कि सेविंग की हैबिट सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करती है। जब आप सेविंग करते हैं तो आपका दिमाग स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। आपको लगता है कि आपके पास कंट्रोल है और यही कंट्रोल आपको जीवन के हर एरिया में डिसिप्लिन देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई लोग सोचते हैं जब ज्यादा कमाऊंगा तब सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप छोटी इनकम में सेविंग नहीं कर सकते तो बड़ी इनकम में भी नहीं कर पाएंगे। सेविंग एक आदत है और यह हैबिट्स इनकम लेवल से नहीं, माइंडसेट से बनती है। हिस्ट्री और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में आप देखेंगे कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन्ड सेवर्स होते हैं। चाहे वो बिजनेसमैन हो या सैलरीड पर्सन, उनकी ग्रोथ की जड़ फाइनेंशियल डिसिप्लिन होती है। हिल ये भी कहते हैं कि पैसा सेव करना आपको एक तरह की मेंटल फ्रीडम देता है। जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है तो आप दूसरों के प्रेशर में डिसीजंस नहीं लेते। आप इंडिपेंडेंट होकर अपने ड्रीम्स और गोल्स परस्यू कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। अगर आप बस पैसे को बैंक में रखेंगे और उसे सर्कुलेट नहीं करेंगे तो उसका फायदा कम होगा। सही अप्रोच ये है कि सेविंग के साथ इन्वेस्टमेंट को भी समझें ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। अब तक हमने समझा कि पैसे को बचाना और डिसिप्लिन बनाना कितना जरूरी है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं पैसा और डिसिप्लिन तब तक बेकार है जब तक आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज ना हो, क्योंकि लीडरशिप के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, टीम या गोल आगे नहीं बढ़ सकता। चैप्टर 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। नेपोलियन हिल इस अध्याय में कहते हैं कि इनिशिएटिव और लीडरशिप किसी भी सफलता की जड़ है। इनिशिएटिव का मतलब है बिना किसी के कहे, बिना किसी एक्सटर्नल पुश के खुद से एक्शन लेना, और लीडरशिप का मतलब है उस एक्शन को इस तरह गाइड करना कि लोग खुद आपकी विजन से जुड़ जाएं और इंस्पायर हों। बहुत से लोग अपने जीवन में अच्छे आइडियाज सोचते तो हैं,
लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करते। वे इंतजार करते रहते हैं कि कोई उन्हें परमिशन दे, कोई डायरेक्शन दिखाए या परफेक्ट समय आए। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। हिल कहते हैं, वो इंसान जो इनिशिएटिव लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। इनिशिएटिव का मतलब है अपॉर्चुनिटी खुद बनाना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम का सिलेबस कवर करता है तो वो एवरेज रहेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़ाई करे, नए सोर्सेज एक्सप्लोर करे, क्वेश्चंस पूछे यानी इनिशिएटिव ले, तो वो टॉपर बन सकता है। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि लीडरशिप डोमिनेशन नहीं है, यानी लीडर वो नहीं है जो दूसरों पर हुकूमत करे या सिर्फ ऑर्डर्स दे। असली लीडर वो है जो इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और दूसरों को भी ग्रो करने में मदद करे। एक लीडर हमेशा अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स को पहचानता है, उनके अंदर बेस्ट क्वालिटीज को बाहर लाने में मदद करता है और खुद एग्जाम्पल बनकर लीड करता है। महात्मा गांधी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब देश गुलाम था, लाखों लोग आजादी चाहते थे लेकिन इनिशिएटिव लेने से डरते थे। गांधी जी ने वो करेज दिखाया। उन्होंने बिना किसी बड़े रिसोर्सेज के, बिना आर्मी या हथियारों के, सिर्फ ट्रूथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पर मूवमेंट शुरू की। यही इनिशिएटिव था। और लीडरशिप इसलिए पावरफुल बनी क्योंकि लोग उनकी सोच और एक्शन से इंस्पायर होकर उनके साथ जुड़ गए। यही असली लीडरशिप है, लोगों को डर से बाहर निकालना और उन्हें एक हायर पर्पस के लिए मोटिवेट करना। हिल कहते हैं कि इनिशिएटिव और लीडरशिप अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। इनिशिएटिव आपको एक्शन में ले जाता है और लीडरशिप उस एक्शन को दिशा देती है। अगर आपके पास केवल इनिशिएटिव है लेकिन लीडरशिप स्किल्स नहीं, तो आपका काम अकेला रह जाएगा। और अगर लीडरशिप स्किल्स हैं लेकिन इनिशिएटिव नहीं, तो आपकी सोच सिर्फ वर्ड्स तक सीमित रहेगी। मान लीजिए किसी ऑफिस में प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। सब एम्प्लॉयज सोचते हैं कि मैनेजर बताएगा तो काम करेंगे, लेकिन एक जूनियर एम्प्लॉय खुद इनिशिएटिव लेता है। वो प्रोजेक्ट की मिसिंग पॉइंट्स निकालता है और सॉल्यूशन सजेस्ट करता है। यही उसका इनिशिएटिव है। अगर वही एम्प्लॉय बाकी टीम को इंस्पायर कर दे, उन्हें साथ लेकर काम पूरा करवा दे, तो उसने लीडरशिप भी दिखा दी। यही क्वालिटी उसे फ्यूचर में प्रमोशंस और रिस्पेक्ट दिलाएगी। इनिशिएटिव और लीडरशिप की यह ताकत आपको भीड़ से अलग करती है। लेकिन लीडरशिप तब और ज्यादा पावरफुल हो जाती है जब इमेजिनेशन यानी कल्पना उसके साथ जुड़ती है, क्योंकि इमेजिनेशन ही लीडरशिप को नया विजन और दिशा देती है। चैप्टर 6, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल इस अध्याय में बताते हैं कि इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति सफलता का असली जन्म स्थान है। हर बड़ा इन्वेंशन, हर बड़ा बिजनेस और हर बड़ी अचीवमेंट सबसे पहले किसी के दिमाग में एक थॉट के रूप में पैदा हुई। बाद में उसी थॉट को एक्शन, हार्ड वर्क और परसिस्टेंस से रियलिटी में बदला गया। हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, यानी दिमाग की वही प्रयोगशाला है जहां हम अपने फ्यूचर के बीज बोते हैं। बिना इमेजिनेशन के कोई भी बड़ी अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। सोचिए, अगर एडिसन ने बल्ब इमेजिन न किया होता तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। अगर राइट ब्रदर्स ने उड़ने की कल्पना न की होती तो एरोप्लेन्स का अस्तित्व ही न होता। यही इमेजिनेशन इंसान को भीड़ से अलग करती है और उसे क्रिएटर बनाती है। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को दो हिस्सों में बांटते हैं। नंबर 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें हम पहले से मौजूद आइडियाज को मिलाकर नया क्रिएट करते हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन एग्जिस्टिंग टेलीफोन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के मिक्स से बना। नंबर 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह सबकॉन्शियस माइंड और इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ी होती है। यहीं से सबसे ओरिजिनल और बड़े आइडियाज आते हैं, जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की या आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी। मान लीजिए एक छोटा सा चाय सेलर है। अगर वो सिर्फ चाय बेचता रहे तो लिमिटेड ग्रोथ होगी, लेकिन अगर वो इमेजिन करे कि वही चाय अलग पैकेजिंग में कॉर्पोरेट ऑफिसेज तक सप्लाई हो सकती है या मोबाइल ऐप से ऑर्डर ली जा सकती है, तो वो बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है। ठीक यही काम कई स्टार्टअप्स ने किया और आज करोड़ों का बिजनेस बना लिया। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन को मजबूत बनाने का सबसे सिंपल तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी अपने गोल्स को रोज अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज करना। अगर कोई स्टूडेंट IAS ऑफिसर बनना चाहता है तो उसे रोज खुद को उस पोजीशन पर इमेजिन करना चाहिए। कैसे वो ऑफिस में बैठा है, कैसे लोगों की मदद कर रहा है। ऐसा करने से सबकॉन्शियस माइंड उस गोल की तरफ ऑटोमेटिकली काम करने लगता है।
विजुअलाइजेशन केवल सपने देखना नहीं है, यह आपके माइंड को एक डायरेक्शन देना है। इससे आपकी हैबिट्स, डिसीजंस और एफर्ट्स उसी गोल की तरफ जाने लगते हैं। केवल इमेजिनेशन से कुछ नहीं होगा। अगर एडिसन सिर्फ सोचे कि बल्ब बन सकता है और कोशिश न करे, तो आज दुनिया में रोशनी नहीं होती। इसलिए इमेजिनेशन को हमेशा एक्शन से जोड़ना जरूरी है। हिल कहते हैं, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्च्यून्स। लेकिन आइडियाज तभी वैल्यू क्रिएट करते हैं जब उन्हें प्रैक्टिकली लागू किया जाए। इमेजिनेशन आपकी ड्रीम्स को शेप देती है, लेकिन ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए सिर्फ आइडियाज काफी नहीं है, उनमें एनर्जी, पैशन और एंथुसियाज्म डालना जरूरी है। चैप्टर 7, एंथुसियाज्म। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एंथुसियाज्म यानी जुनून और एनर्जी सक्सेस की असली बैटरी है। अगर इमेजिनेशन दिमाग का इंजन है, तो एंथुसियाज्म उसका फ्यूल है। यह वो ताकत है जो आइडियाज को सिर्फ पेपर पर नहीं छोड़ती, बल्कि उन्हें एक्शन में बदल देती है। सोचिए, अगर आप किसी काम को बिना इंटरेस्ट और डल तरीके से करेंगे, तो ना आप एंजॉय करेंगे और ना लोग आपसे इंस्पायर होंगे। लेकिन जब आप किसी काम को पूरे एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, तो सामने वाले को भी वो वाइब महसूस होती है। यही एंथुसियाज्म है। हिल लिखते हैं, एंथुसियाज्म इज द स्टीम दैट ड्राइव्स द इंजन ऑफ सक्सेस। यानी जैसे ट्रेन बिना स्टीम के नहीं चल सकती, वैसे ही इंसान एंथुसियाज्म के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मान लीजिए 2 टीचर्स हैं। पहला टीचर सिर्फ किताब पढ़कर मोनोटोन में पढ़ा रहा है। रिजल्ट, स्टूडेंट्स बोर्ड हो जाते हैं और क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते। दूसरा टीचर वही सब्जेक्ट एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ पढ़ाता है, एग्जाम्पल्स और जेस्चर्स का इस्तेमाल करता है। रिजल्ट, स्टूडेंट्स अटेंटिवली सुनते हैं और कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ जाते हैं। फर्क सिर्फ एंथुसियाज्म का है। इसी तरह बिजनेस वर्ल्ड में देखिए, अगर कोई सेल्समैन डल और अनइंटरेस्टेड होकर प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेगा, तो कस्टमर को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन वही सेल्समैन अगर एनर्जी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा, तो कस्टमर नेचुरली अट्रैक्ट होगा। हिल कहते हैं कि एंथुसियाज्म फेक नहीं होना चाहिए, यह अंदर से आना चाहिए। जब आपका वर्क आपके डेफिनेट चीफ एम यानी क्लियर गोल से जुड़ा होगा, तब ऑटोमेटिकली एंथुसियाज्म पैदा होगा। एंथुसियाज्म पैदा करने के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, जैसे नंबर 1, पॉजिटिव गोल्स पर फोकस करें। जब आप मीनिंगफुल पर्पस के लिए काम करते हैं, तो पैशन अपने आप आता है। नंबर 2, पॉजिटिव पीपल के साथ रहें। एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप उत्साही लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी मोटिवेटेड महसूस करेंगे। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस में एनर्जी रखें। एंथुसियाज्म सिर्फ अंदर महसूस नहीं होता, बाहर एक्सप्रेस भी होता है। नंबर 4, अचीवमेंट सेलिब्रेट करें। छोटे छोटे रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करने से एनर्जी हाई रहती है। मान लीजिए एक छोटा यूट्यूबर है जो हर वीडियो एनर्जी और पैशन के साथ बनाता है। शुरुआत में उसके व्यूज कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर जुड़ने लगते हैं। रिजल्ट, उसका चैनल ग्रो करता है। वही अगर वो डल तरीके से वीडियो बनाए, तो ऑडियंस फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में ही स्किप कर देती। एंथुसियाज्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दूसरों पर सीधा असर डालता है। एक लीडर अगर पैशनेट होगा, तो उसकी टीम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेगी। यही कारण है कि बड़े लीडर्स जैसे स्वामी विवेकानंद या स्टीव जॉब्स लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाए, क्योंकि उनकी आवाज, उनके वर्ड्स और उनकी बॉडी लैंग्वेज में नेचुरल एंथुसियाज्म था। हिल वार्न करते हैं कि एंथुसियाज्म अनकंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। अगर ये एनर्जी डायरेक्शनलेस है, तो वेस्ट हो जाती है। इसलिए एंथुसियाज्म को हमेशा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के साथ जोड़ना जरूरी है। एंथुसियाज्म जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे कंट्रोल करना, और यही क्वालिटी आपको मास्टर बनाती है। चैप्टर 8, सेल्फ कंट्रोल। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपने खुद को कंट्रोल नहीं किया, तो दुनिया आपको कंट्रोल करेगी। यह लाइन अपने आप में सेल्फ कंट्रोल की पूरी डेफिनेशन है। सक्सेस उन्हीं के पास जाती है जो अपनी इमोशंस, डिजायर्स और हैबिट्स पर मास्टर बनते हैं। ज्यादातर लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों से नहीं, खुद से हार जाते हैं। गुस्सा, लालच, डर, आलस, ये सब हमारी एनर्जी और फोकस को खत्म कर देते हैं। सेल्फ कंट्रोल वही फिल्टर है जो हमें सही और गलत के बीच बैलेंस करना सिखाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार गुस्से में रिएक्ट करे, तो उसका करियर और रिलेशनशिप्स दोनों खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर वही इंसान खुद को कंट्रोल करके काल्मली सोचे, तो प्रॉब्लम्स का बेटर सॉल्यूशन निकल सकता है। इमेजिन कीजिए, एक बिजनेसमैन का डील चल रहा है।
सामने वाला पार्टनर जानबूझकर उसे प्रोवोक करता है। अगर बिजनेसमैन गुस्से में आकर डील तोड़ दे तो नुकसान उसी का होगा, लेकिन अगर वो सेल्फ कंट्रोल दिखाए, काल्मली बात करे और पेशेंस रखे तो शायद डील और भी बेहतर टर्म्स पर क्लोज हो सकती है। यही फर्क है अनकंट्रोल्ड इमोशंस और कंट्रोल्ड इमोशंस का। सेल्फ कंट्रोल सिर्फ इमोशंस पर नहीं, हैबिट्स पर भी लागू होता है। अगर आप रोज एंटरटेनमेंट में टाइम वेस्ट करते हैं तो करियर पीछे रह जाएगा। अगर आप अनहेल्थी फूड बार बार खाते हैं तो हेल्थ धीरे धीरे खराब होगी। अगर आप पैसा देखते ही खर्च कर देते हैं तो कभी वेल्थ बिल्ड नहीं होगी। हिल कहते हैं सेल्फ कंट्रोल डेवलप्स बाय हैबिट, यानी जितना आप छोटे छोटे डिसीजंस में कंट्रोल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रांग आपका डिसिप्लिन बनेगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट को गेमिंग की आदत है। अगर वो हर बार खेलने की इच्छा पर कंट्रोल नहीं करेगा तो एग्जाम में फेल होगा, लेकिन अगर वो रोज खुद से कहे पहले पढ़ाई फिर गेमिंग और खुद को डिसिप्लिन करे तो वही आदत उसे टॉपर बना सकती है। हिल कहते हैं कि कोई भी लीडर सेल्फ कंट्रोल के बिना लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं पा सकता, क्योंकि जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो दूसरों को गाइड कैसे करेगा। लीडरशिप का पहला स्टेप खुद का मास्टर बनना है। लेकिन नेपोलियन हिल यहां एक और सीक्रेट बताते हैं, सिर्फ खुद को कंट्रोल करना ही काफी नहीं है। असली सक्सेस तब आती है जब आप दूसरों को दिए गए से ज्यादा लौटाते हैं। चैप्टर 9, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस का एक बड़ा सीक्रेट है, हमेशा अपना काम सिर्फ रिक्वायरमेंट तक सीमित न रखें बल्कि उससे ज्यादा एफर्ट डालें। यही हैबिट आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपकी वैल्यू बढ़ाती है। हमारे पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या पर्सनल वर्क, हिल कहते हैं कि अगर आप सिर्फ मिनिमम एफर्ट देंगे तो आप हमेशा एवरेज ही रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं तो लोग आपकी मेहनत और डेडिकेशन को नोटिस करते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जिसे डेली रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर वो सिर्फ रिपोर्ट प्रिपेयर करके सबमिट करता है तो बस काम खत्म हो गया। लेकिन अगर वही एम्प्लॉय डेटा एनालाइज करके सजेशंस भी देता है, एरर्स डिटेक्ट करता है और सॉल्यूशंस रिकमेंड करता है तो बॉस ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू रिकॉग्नाइज करेगा। यही एम्प्लॉय आगे प्रमोशंस और अपॉर्चुनिटीज पाता है। हिल कहते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट हैबिट बनाने का मतलब है हमेशा सोचें मैं और क्या कर सकता हूं। यह एटीट्यूड आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। मान लीजिए एक स्मॉल शॉप में शॉपकीपर अपने रेगुलर कस्टमर को सिर्फ सामान बेचता है, लेकिन अगर वो कस्टमर को थोड़ी एक्स्ट्रा एडवाइस दे, डिलीवरी करवा दे और पर्सनलाइज्ड सर्विस दे तो कस्टमर खुद ही लॉयल बन जाता है। इसी तरह बिजनेस में एक्स्ट्रा सर्विस और एफर्ट हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेकर आता है। हिल यह भी कहते हैं कि यह हैबिट माइंडसेट का हिस्सा बननी चाहिए। मतलब सिर्फ कभी कभार एक्स्ट्रा काम करना पर्याप्त नहीं है, इसे अपने डेली रूटीन और वर्क एथिक्स का हिस्सा बनाइए। लेकिन ध्यान दें, एक्स्ट्रा एफर्ट तभी इंपैक्ट देगा जब लोग आपको सिर्फ काम के लिए ही नहीं बल्कि आपकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड के लिए भी एडमायर करें। चैप्टर 10, अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस केवल नॉलेज या स्किल्स से नहीं आती बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। एक अच्छी पर्सनालिटी वही है जो दूसरों को कंफर्टेबल और वैल्यूड महसूस कराए। इसे हिल कहते हैं अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ मुस्कुराना या पोलाइट होना नहीं है। यह आपकी एटीट्यूड, बिहेवियर और अप्रोच का टोटल पैकेज है। जब आप लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके इमोशंस और नीड्स को समझते हैं तो लोग आपसे नेचुरली जुड़ते हैं। हिल बताते हैं कि पर्सनालिटी का इंपैक्ट आपकी लाइफ के हर एरिया में होता है, करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स और सोशल सर्कल। आपके पास कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो, अगर लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। मान लीजिए एक कस्टमर शॉप में जाता है। दो शॉपकीपर्स हैं, एक रूड और इम्पेशेंट, दूसरा फ्रेंडली स्माइल के साथ कस्टमर के क्वेश्चंस पेशेंटली आंसर करता है। आप सोचिए कौन सा शॉपकीपर बार बार बिजनेस अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल सही, जो पॉजिटिव एटीट्यूड और प्लीजिंग पर्सनालिटी रखता है। अगर वो हर कस्टमर को याद रखे, उनके नाम से बुलाए, उनसे जेन्युइन बातें करे और एक्स्ट्रा हेल्प करे तो लोग खुद ही उसके पास वापस आएंगे। यही हिल की फिलॉसफी है। प्लीजिंग पर्सनालिटी आपके बिजनेस और रेपुटेशन दोनों को बूस्ट करती है। हिल कहते हैं कि प्लीजिंग पर्सनालिटी सिर्फ सोशल लाइफ में नहीं बल्कि लीडरशिप और इन्फ्लुएंस में भी क्रूशियल है।
लीडर्स जिनकी पर्सनैलिटी अप्रोचेबल और इंस्पायरिंग होती है, वो अपने टीम को एफर्टलेसली मोटिवेट कर पाते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ अच्छी पर्सनैलिटी होना काफी नहीं। हिल कहते हैं कि आपकी सोच यानी माइंडसेट और क्लैरिटी ऑफ थॉट भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका सोच कंफ्यूज्ड या गलत होगा तो पर्सनैलिटी अकेले आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दिला सकती। अगला चैप्टर यही बताएगा। चैप्टर 11, एक्यूरेट थिंकिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस के लिए सबसे बड़ी स्किल है एक्यूरेट थिंकिंग। इसका मतलब है हर चीज पर ब्लाइंडली भरोसा न करना, बल्कि फैक्ट्स और प्रूफ के आधार पर निर्णय लेना। एक्यूरेट थिंकिंग वह क्षमता है जो आपको सही और गलत, यूजफुल और यूजलेस, फैक्ट और ओपिनियन में फर्क समझने में मदद करती है। हमारे आसपास हर समय इंफॉर्मेशन आती रहती है, न्यूज, सोशल मीडिया, कॉलीग्स, फ्रेंड्स और मार्केट रूमर्स। अगर हम बिना वेरीफाई किए किसी भी बात पर बिलीव कर लें तो गलत डिसीजंस ले सकते हैं। हिल कहते हैं डिसीजंस बेस्ड ऑन रूमर्स, इमोशंस या बायस हमेशा नुकसान देते हैं। एक्यूरेट थिंकिंग आपको लॉजिकल, रैशनल और फैक्ट बेस्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। यह आपके माइंड को कंफ्यूजन और डाउट से बचाती है और आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसे मार्केट में एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। अगर वो सिर्फ किसी फ्रेंड की एडवाइस या मार्केट रूमर पर भरोसा करेगा तो पैसा और समय दोनों खो सकता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर रिसर्च करेगा, फैक्ट्स और डेटा कलेक्ट करेगा, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करेगा और रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस समझेगा, तो उसके डिसीजन की सक्सेस चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हिल कहते हैं कि एक्यूरेट थिंकिंग के दो मुख्य स्टेप्स हैं। नंबर 1, फैक्ट्स को अलग करना, जो सच है और जिसे वेरीफाई किया जा सकता है। नंबर 2, ओपिनियन को अलग करना, दूसरों की सोच, रूमर्स या असम्पशंस। एक्यूरेट थिंकिंग सिर्फ बिजनेस या करियर तक लिमिटेड नहीं है। यह आपके पर्सनल डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स, रिलेशनशिप्स और हेल्थ डिसीजंस में भी मदद करती है। उदाहरण के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ब्लाइंडली किसी फ्रेंड के सजेशन पर मनी लगाना रिस्क है, लेकिन रिसर्च और एनालिसिस करके इन्वेस्ट करना सेफ और फ्रूटफुल होता है। एक स्टूडेंट आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो सिर्फ सोशल मीडिया टिप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडवाइस पर भरोसा करेगा तो समय वेस्ट होगा। लेकिन अगर सिलेबस और पास्ट पेपर्स एनालाइज करके स्ट्रेटेजी बनाता है तो सक्सेस चांसेस बढ़ जाते हैं। हिल कहते हैं कि एक्यूरेट थिंकिंग डेवलप करना प्रैक्टिस से आता है। रोज छोटे डिसीजंस में भी फैक्ट बेस्ड अप्रोच अपनाना सीखिए। इससे आपका माइंड ग्रेजुअली लॉजिकल और एनालिटिकल बन जाएगा। लेकिन एक्यूरेट थिंकिंग तभी पॉसिबल है जब आपका कंसंट्रेशन और फोकस स्ट्रांग हो, क्योंकि बिना फोकस के आप फैक्ट्स और ओपिनियंस में फर्क नहीं पहचान पाएंगे और आपके डिसीजंस प्रभावित होंगे। अगला चैप्टर यही बताएगा। चैप्टर 12, कंसंट्रेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कंसंट्रेशन यानी फोकस सक्सेस की फाउंडेशन है। अगर आप अपनी एनर्जी और अटेंशन को एक जगह नहीं लगाते तो आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। हिल साफ कहते हैं सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपनी पूरी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगाते हैं। हमारी मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, दोस्तों और कॉलीग्स के रिक्वेस्ट्स। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। हिल कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से एफिशिएंसी कम होती है और रिजल्ट्स एवरेज रहते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन के बिना कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल है। यह आपकी सोच को क्लियर करता है और आपके एक्शंस को अलाइन डायरेक्शन में रखता है। सोचिए, एक साइंटिस्ट नए इन्वेंशन पर काम कर रहा है। अगर वह रिसर्च के दौरान बार बार फोन देखता है, मीटिंग्स अटेंड करता है और दूसरी प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है तो इन्वेंशन कभी परफेक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वही साइंटिस्ट अपने पूरे माइंड और एनर्जी को सिर्फ रिसर्च में लगाता है तो ब्रेक थ्रू संभव है। यही हिल का पॉइंट है, कंसंट्रेशन से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। हिल कहते हैं कि कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट फोकस है, यानी सही काम को सही तरीके से करने पर पूरा ध्यान देना। लेकिन हिल कहते हैं सिर्फ पर्सनल फोकस से ही सक्सेस कंप्लीट नहीं होती। किसी भी बड़े गोल को अचीव करने के लिए कोऑपरेशन और मास्टरमाइंड की ताकत भी जरूरी है। अगला चैप्टर इसी बारे में बताएगा, कोऑपरेशन। चैप्टर 13, कोऑपरेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोऑपरेशन यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करना सक्सेस का एक अनिवार्य पहलू है।
कोई भी इंसान पूरी तरह अकेले अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकता। चाहे वह बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल ग्रोथ, दूसरों के सपोर्ट और कोलैबोरेशन के बिना सफलता अधूरी रहती है। हिल बताते हैं कि हर इंसान की कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती हैं, लेकिन जब लोग अपनी स्किल्स, नॉलेज और एफर्ट्स को एक साथ मिलाते हैं तो वे एक पावरफुल फोर्स बनाते हैं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, बिजनेसेस और टीम्स हमेशा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन पर आधारित होते हैं। कोऑपरेशन केवल टीम वर्क नहीं है, यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट का कॉम्बिनेशन है। जब लोग एक दूसरे के आइडियाज और स्ट्रेंथ्स को वैल्यू करते हैं तो परिणाम एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। सोचिए एक क्रिकेट टीम, अगर एक प्लेयर बहुत अच्छा हो लेकिन बाकी प्लेयर्स उसके साथ कोऑर्डिनेट ना करें तो टीम जीत नहीं सकती। लेकिन अगर सारे प्लेयर्स अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी फॉलो करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें तो टीम जीत हासिल करती है। यही हिल का पॉइंट है। कोऑपरेशन से इंडिविजुअल एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मान लीजिए एक स्टार्टअप में 3 दोस्त काम कर रहे हैं। एक मार्केटिंग हैंडल करता है, दूसरा प्रोडक्ट डेवलप करता है और तीसरा फाइनेंस मैनेज करता है। अगर ये तीनों सिर्फ अपनी फील्ड में फोकस्ड रहें और एक दूसरे की मदद न करें तो स्टार्टअप फेल होगा। लेकिन अगर वे आइडियाज शेयर करें, रेगुलर मीटिंग्स रखें और एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स यूटिलाइज करें तो स्टार्टअप जल्दी ग्रो करेगा। हिल यह भी कहते हैं कि कोऑपरेशन केवल सक्सेस के लिए ही नहीं बल्कि फेलियर को भी पॉजिटिव बनाने में मदद करता है। जब आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो मिस्टेक्स और फेलियर्स भी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं। लेकिन हिल की फिलॉसफी में आगे का स्टेप यह है, जब आप इफेक्टिवली कोऑपरेट करेंगे तो हर फेलियर और चैलेंज आपके लिए एक लेसन बन जाएगा जो आपको और मजबूत और इंटेलिजेंट बनाएगा। अगले चैप्टर में हम इसी सीक्रेट के बारे में जानेंगे। चैप्टर 14, प्रॉफिटिंग बाय फेलियर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेलियर कोई हार नहीं बल्कि सक्सेस का स्टेपिंग स्टोन है। असल में हर फेलियर में एक हिडन लेसन छुपा होता है। यही लेसन आगे जाकर आपको स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और बेटर बनाता है। हिल इसे कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। बहुत से लोग फेलियर से डरते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन हिल कहते हैं कि यही एटीट्यूड इंसान को मीडियोकर बना देता है। अगर आप फेलियर्स को सही नजरिए से देखें तो हर सेटबैक आपको कुछ नया सिखाता है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश में हजारों बार फेल किया। हर असफल एक्सपेरिमेंट ने उन्हें सिर्फ ये सिखाया कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। अंततः वही नॉलेज और परसिस्टेंस उन्हें सक्सेस तक ले गई। हिल कहते हैं कि एडिसन की सफलता का सीक्रेट यही था कि उन्होंने फेलियर को कभी नेगेटिव नहीं माना बल्कि उसे लर्निंग और इंप्रूवमेंट का अवसर बनाया। हिल कहते हैं कि फेलियर का सही फायदा तभी उठता है जब आपके पास टॉलरेंस और पेशेंस हो। बिना टॉलरेंस के हर सेटबैक फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी पैदा करता है, लेकिन जब आप काल्मली, डिसिप्लिन्ड और पेशेंट तरीके से फेलियर को समझते हैं तो वो आपकी ग्रेटेस्ट टीचर बन जाता है। लेकिन हिल की फिलॉसफी में टॉलरेंस अकेले नहीं है, इसे परसिस्टेंट एक्शन और डेफिनेट एम के साथ कंबाइन करना होता है। तभी फेलियर आपके लिए स्टेपिंग स्टोन बनकर अल्टीमेट सक्सेस की ओर ले जाएगा। अगले चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। चैप्टर 15, टॉलरेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि टॉलरेंस यानी दूसरों के ओपिनियंस, आइडियाज और बिलीफ्स को एक्सेप्ट करना सक्सेस के लिए जरूरी है। नैरो माइंडेड या स्टबर्न इंसान कभी भी नई अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाता और ग्रोथ में पीछे रह जाता है। हिल इसे कहते हैं, अ टॉलरेंट माइंड इज एन ओपन माइंड एंड एन ओपन माइंड अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटीज। हमारी लाइफ में हर दिन अलग अलग लोग और ओपिनियंस आते हैं। बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, दूसरों के आइडियाज को रिजेक्ट करना ग्रोथ को रोकता है। टॉलरेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर बात मान लें, बल्कि यह समझना कि हर किसी के पास कुछ वैल्यू है। हिल कहते हैं कि टॉलरेंट इंसान प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में भी काम रहता है। वह ईगो या पर्सनल बायस से डिसीजंस नहीं लेता। यही एटीट्यूड उसे स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनाता है। सोचिए, एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी पर अड़ा हुआ है। वह सिर्फ अपनी सोच पर भरोसा करता है और एम्प्लॉइज या मार्केट एक्सपर्ट्स की एडवाइस नहीं सुनता। रिजल्ट, नए आइडियाज मिस होंगे और बिजनेस स्टैग्नेंट रहेगा। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन टॉलरेंट रहेगा, सजेशन सुनेगा और मार्केट ट्रेंड समझेगा, तो बेटर स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकेगा और ग्रोथ पॉसिबल होगी।
हिल कहते हैं कि टॉलरेंस केवल इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स और टीम वर्क के लिए भी जरूरी है। जब आप टॉलरेंट होते हैं, लोग आपकी एडवाइस और लीडरशिप रिस्पेक्ट करते हैं। हिल आगे बताते हैं कि जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं और टॉलरेंट माइंडसेट डेवलप करते हैं, तभी आप गोल्डन रूल अप्लाई कर सकते हैं। यह गोल्डन रूल आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस को कंप्लीट करता है। चैप्टर 16, द गोल्डन रूल। नेपोलियन हिल कहते हैं कि गोल्डन रूल सबसे पावरफुल लॉ है और यही अंतिम सीक्रेट है जो सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों का अल्टीमेट की बनाता है। हिल की फिलॉसफी बहुत सिंपल है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने लिए चाहते हो। हिल बताते हैं कि जीवन में लॉन्ग टर्म सक्सेस केवल स्किल्स, नॉलेज और एफर्ट से नहीं आती। इंसान के रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप दूसरों के साथ फेयरनेस, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो लोग भी नेचुरली आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। यही लॉ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल सक्सेस दोनों में काम करता है। गोल्डन रूल केवल बिजनेस या करियर तक सीमित नहीं है, यह पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सपोर्टिव, लॉयल और ट्रस्टवर्दी रहें, तो आपको भी वही क्वालिटीज दूसरों में दिखानी होंगी। हिल कहते हैं कि रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में काम करता है, चाहे वर्क एनवायरनमेंट हो, सोशल सर्कल हो या फैमिली। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके कॉलीग्स हमेशा आपकी मदद करें और आपका रिस्पेक्ट करें। अगर आप खुद उनके साथ रूड, सेल्फिश और डिसऑनेस्ट व्यवहार करेंगे, तो वो भी आपको ट्रस्ट और सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप खुद हेल्पफुल, ऑनेस्ट और पोलाइट होंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। हिल इसे कहते हैं ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। हिल कहते हैं कि गोल्डन रूल केवल एथिक्स या मोरालिटी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लॉ ऑफ सक्सेस भी है। यह आपके पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल सक्सेस और हैप्पीनेस तीनों को सिमल्टेनियसली बूस्ट करता है। हिल के सभी 16 प्रिंसिपल्स मिलकर सक्सेस के कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाते हैं। लेकिन याद रखें, इन प्रिंसिपल्स को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, इन्हें अप्लाइड कंसिस्टेंटली करना ही आपको ट्रू सक्सेस और हैप्पीनेस तक ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी द लॉ ऑफ सक्सेस की पूरी जर्नी। हिल के 16 लॉज सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो आपकी थिंकिंग, हैबिट्स और पर्सनालिटी को बदलकर आपको रियल सक्सेस तक ले जा सकते हैं। याद रखिए, नॉलेज तभी पावर बनती है जब आप उसे एक्शन में बदलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप और भी ऐसे प्रैक्टिकल लेसन सीखना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप द आर्ट ऑफ रिस्क की ऑडियो बुक समरी जरूर सुने। इसमें आपको रिस्क लेने, कैलकुलेटेड डिसीजंस बनाने और फियर को ओवरकम करने के ऐसे स्ट्रेटजीज मिलेंगे जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में क्लिक कीजिए, सुनिए और अपनी सक्सेस जर्नी को अगले लेवल पर ले जाइए। और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा।